सारी रात अनुपमा सो नहीं पाई थी। बर्थ पर लेटे लेटे ट्रेन के साथ भागते अंधकार को कभी कभी निहारने लगती। इतने समय बाद अपने पति आलोक से मिलने की सुखद कल्पना से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। गाड़ी ठीक सुबह 5 बजे स्टेशन पर आ गई थी। कुली बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और उन्हीं देर राज को उठाकर स्टेशन पर उतरकर अपने पति आलोक को ढूंढने लगी। चिट्ठी तो समय पर डाल दी थी, उसने फिर क्यों नहीं आए? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में उसकी चिट्ठी खो तो नहीं गई, वरना आलोक अवश्य आते। हवा में काफ़ी ठंडक थी, सर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस शीतल बयार में भी पसीने के कुछ कण उसके माथे पर उभर आए थे। नया शहर, नए लोग, अनजान जगह, ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने पर्स खोलकर पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को कस्तूरबा गांधी मार्ग चलने का निर्देश देकर पहले रिक्शे में सामान रखवाया और फिर राज को साथ लेकर खुद भी बैठ गई। कैसी अजीब सवारी है ये रिक्शा भी, उसने सोचा। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। 2 लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। दिल्ली में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ाती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कें लांघता हुआ रिक्शा एक बंगले के पास आकर रुक गया था। बाहर नेम प्लेट पर अधिशासी अभियंता आलोक सिंह का नाम पढ़कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की सूचना मिल गई थी। चारों ओर से भांति भांति के पेड़ों से घिरे छोटे से बंगले तक पहुंचने के लिए उसने रिक्शे वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। पहले का समय होता तो सीढ़ियां लांघती हुई, संभवतया धड़धड़ाती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक अव्यक्त संकोच उसके पांव जकड़ रहा था। घर तो उसका ही है, आलोक के घर को वो अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी खिंच गई थी, जिसे भेदने का प्रयत्न दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। अब तो काफ़ी दिनों से ना तो कोई पत्र व्यवहार ना उन दोनों के बीच था और ना ही बोलचाल। उसने अपने आगमन की सूचना भी राज से करवाई थी। वो बेला चमेली की झाड़ियों के बीच काफ़ी देर तक यूं ही सूटकेस थामे खड़ी रही। अनुपमा चिरपरिचित आवाज़ पर वो पीछे मुड़ गई थी। इतने समय बाद आलोक को देखकर वो खुशी से अमूल्य निधि को पा लेने की सुखद अनुभूति हो उठी थी। उन्हें एकटक निहारती रह गई थी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था। सुबह की सैर से लौटे थे शायद। चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वो चौंकी। रेखा, सामान उठाकर अंदर रखवा दो, आदेश देकर उन्होंने राज को गोद में उठा लिया और पत्नी से प्रश्न किया, चिट्ठी लिख देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। लिखी तो थी, फ़ोन भी करवाया था, पता चला दौरे पर गए थे तुम। उसने रुक रुक कर कहा। अच्छा, शायद रेखा डाक देना भूल गई है। पिछले दिनों काफ़ी व्यस्त रहा। वे अपने विभाग के कई किस्से सुनाते रहे थे, पर उसे लगा आलोक जानबूझकर टाल गए थे। तभी रेखा ट्रे में आलोक के लिए नींबू पानी, उसके लिए चाय और राज के लिए ग्लास में दूध व कुछ बिस्किट रख गई थी। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो झाड़ू लगाती हुई रेखा को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, छरहरा शरीर जैसे उसकी अपनी थुलथुल काया का परिहास कर रहा था। गजब का आकर्षण है इस रेखा के चेहरे पर। कुटिल मुस्कान घिर आई थी। माँ को काफ़ी जतन करना पड़ा होगा इसे ढूंढने में, अनुपमा ने मन ही मन सोचा था। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसने चोर दृष्टि से घर के हर कोने की टोह ले ली। घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। लाल रंग अनुपमा को पसंद था, जबकि आलोक को हल्का नीला आसमानी रंग भाता था। वे कहते खुले उन्मुक्त आकाश का परिचय देता है ये रंग, पर उनकी कहाँ चली थी। अनुपमा ने ज्यों ही लाल रंग के पर्दों से अपनी बैठक को सजाया, आलोक ने वहाँ बैठना बंद कर दिया था। उन्होंने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। एक बार यूं ही रंग बिरंगे क्रोटोन के कुछ गमले लाकर आलोक ने बरामदे में सजाए, तो भी अनुपमा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। छोटी सी बालकनी है, 2 आदमी तो ढंग से खड़े नहीं हो सकते, गमले कहाँ रखोगे? उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई। 9 बजने को आए थे। आलोक के दफ्तर जाने का समय हो गया था। ये सोच वो नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो उन्होंने रोक दिया।
जब से बीमार हुआ हूँ तब से भोजन सुबह सुबह पचता नहीं है। रेखा को माँ सब समझा गई है, वही बनाकर ले आएगी, तुम आराम से बैठो। मेज पर रखे बर्तनों की खनखनाहट सुनकर उसकी नज़र उस ओर चली गई थी। इलायची का छौंक लगाकर बनी खिचड़ी की सूंधी महक कमरे में फैल गई थी। नाश्ता करके दफ्तर जाते समय आलोक उससे कहते गए, जो भी काम हो रेखा से कह देना, ये सब काम बड़े सलीके से करती है। अनायास कहे पति के वाक्य उसे अंदर तक बीन गए। वो खुद पर तरस खाकर रह गई थी। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इस बात पर ही तो गहराती गई थी। आलोक ऐसी सहभागिता सहधर्मिणी चाहते थे जो ढंग से उनकी गृहस्थी को संभाल सकती, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती और जब वे थके हारे दफ्तर से लौटे तो मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली अनुपमा के लिए ये सब बातें दकियानूसी थी। वो तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी की और पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं है। नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वो घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। आलोक समझाते रह गए थे कि उनकी अच्छी कमाई है, सिर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं है, पर महत्वाकांक्षी अनुपमा के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। अम्मा सोचती कि एक बार मातृत्व बोध होने पर खुद की घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। राज की किलकारियाँ दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वो पला बड़ा था। कुछ समय बाद आलोक को पदोन्नति मिली, जिससे तनख्वाह भी बढ़ी और रहन सहन का स्तर भी। उन्होंने राज का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने अनुपमा को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। पर भौतिकवाद में विश्वास करने वाली पत्नी ने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया कि ये परवरिश तो आया और शिक्षिका भी कर सकती है और फिर दोहरी आय से ये सुविधाएं तो आसानी से जुटाई जा सकती हैं। नन्हे राज के मुंह में जब आया निवाला डालती तो आलोक क्षुब्ध हो उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो मन रुदन कर उठता कि उन्होंने ब्याह ही क्यों किया। इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। एक बोझ की तरह सारे कार्यकलाप निपटाते रहते। उनमें अपने बिफरते मन को संभालने की अद्भुत क्षमता थी। उनके मन की गहराइयों में जब भी उथल पुथल मचती, लगता ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकलने लगेगा। मन प्राण जख्मी होकर छटपटाने जरूर लगते थे, पर उनके मुंह से बोल नहीं फूटते थे। शायद समझ गए थे कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है होंठ सीकर रहा जाए। उन्हीं दिनों उनका स्थानांतरण दार्जिलिंग हो गया। आलोक वहां जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं कि उन्हें दिल्ली से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि अनुपमा कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और ना ही नौकरी से त्यागपत्र देगी। ऐसे में अम्मा और राज को अकेले भी नहीं छोड़ सकते और स्वयं रुक भी नहीं सकते। इसीलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके उन्होंने अपना ये निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध ढहने लगा। वे उन्हें वहां अकेले कैसे जाने देती, कौन उनकी देखभाल करेगा। माँ ने अनुपमा को समझाया था, पति पत्नी को एक ही देहरी में रहना होता है, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर अनुपमा ने माँ की बात समझने के बदले समझाना उचित समझा था। अपनी ओर से खुद ही सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया था। 3 ही बरस की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो राज भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से तो मिलते नहीं। एक बार पूरा तामझाम समेटो और फिर वापस आओ। मुझसे नहीं होगा ये सब। वे अपनी अर्धांगिनी से इससे अधिक आशा भी नहीं कर सकते थे। आलोक ऐसे मौके पर गजब की चुप्पी इख्तियार कर लेते थे। वैसे भी जहाँ मन की संधि ना हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही वास करते हैं। अम्मा परेशान हो उठी थी। बेटे से बहू के अलग रहने का ख्याल उन्हें सिर से पैर तक हिला गया। पर क्या कर सकती थी सिवाय चुप्पी साधने के। बीबी जी दोपहर में क्या खाना बनाऊं? रेखा के प्रश्न पर अतीत की खोह से निकलकर वो वर्तमान में लौट आई थी। साहब क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसीलिए डब्बा साथ ही में दे दिया।
वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। उसे उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो गई। वो चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद नापसंद भी इस गवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपना अधिकार छिनता सा लगा। फिर भी रेखा को आलू मटर की सब्जी बनाने का आदेश देकर वो अपने शयन कक्ष में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थी, पर नींद कोसों दूर थी। रेखा मटल छील रही थी, राज उसकी पीठ पर झूला झूल रहा था। वो ज्यों ही झुकती गहरे गले की चोली में से उसका शरीर दिखाई देता, जिसे लाख प्रयत्न करने के बावजूद उसकी साड़ी का छीना आवरण छिपाने में असमर्थ था। अनुपमा के मन में कई प्रश्न कुलबुलाने लगे कि कहीं रेखा और आलोक के बीच कुछ। जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया था, तो आलोक तो साधारण पुरुष है। अम्मा ने बताया था रेखा का पति अपाहिज है। उधर आलोक भी तो इतने बड़े बंगले में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। दो युवा प्राणी क्या स्वयं को संयमित कर पाए होंगे। जब से अम्मा ने उसे आलोक के यहाँ रेखा की नियुक्ति की बात बताई थी, वो परेशान हो उठी थी। उसके मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे थे। अपनी कल्पना में कभी वो रेखा और आलोक को आलिंगनबद्ध देखती, तो कभी उसे राज और आलोक के बीच बैठे देखती। कई दिनों से कोरे पड़े दिमाग पर जैसे भावों और विचारों का रेला आ गया हो। ये क्या कर गई अम्मा? उसने मन ही मन में सोचा था। किसी पुरुष को नियुक्त करती। आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। इनके आदिम और मूल रिश्तों पर किसी किसी का ही बस चलता है। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर पड़ी हुई उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। अम्मा बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे तब तक खुद भी नहीं सोती थी। और अगर वो देर से उठते तो क्या मजाल, घर में जरा सा भी शोर कर दे कोई, कहती बाबूजी की नींद में दखल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके के समान उड़ गई थी। माँ लाख सिर पटकती रही थी, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। अम्मा तो दोषी नहीं थी। बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता है, पर अनुपमा ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। ब्याह के बाद से आज तक उसने अपनी पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की भी चेष्टा नहीं की थी। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वही नहीं मानी थी। आलोक जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते, वो सुनी अनसुनी कर देती। अम्मा के कानों तक ये बातें न पहुँचे, यही प्रयत्न रहता था उसका। डरती थी कि अम्मा उसे जबरन आलोक के पास भेज देंगी। फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्जवल भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे आलोक दिल्ली कमाने लगे थे। एक तो लंबा सफ़र उनके तन मन को शिथिल करता, ऊपर से पत्नी की तटस्थता और अवहेलना आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और राज का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। फ़ोन पर अक्सर बात कर लेते थे। वो भी ज्यों ही अनुपमा फ़ोन उठाती उन्हें कई काम याद आ जाते थे। कहने सुनने को रहा भी क्या था, उनका भावुक मन कहाँ आहत हुआ था, इसकी तो महत्वाकांक्षी अनुपमा कल्पना भी नहीं कर पाई होगी। पिछली बार उन्होंने अम्मा को फ़ोन पर बताया था कि वे काफ़ी दिनों से बीमार थे। उन्हें अतिसार हो गया था, अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर माँ सुलग उठी थी, तो उन्होंने अपने ज़माने की कई पतिव्रता औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान दवा के साथ साथ प्यार व सहानुभूति की भी आशा रखता है। पर अनुपमा के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार करियर एक बार फिर मुंह खड़ा हो गया था। उन दिनों दफ्तर में पदोन्नति की नई सूचना बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था। उसने फ़ोन पर पानी उबाल कर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायतें देकर अपने कर्तव्य की इतरश्री कर ली थी। बेटे के पास अम्मा ही पहुंची थी। अम्मा ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की थी। जब लौटने लगी तो रेखा को आलोक की देखभाल के लिए नियुक्त कराई थी। घर लौटकर उन्होंने रेखा की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब ये प्रशंसा बहू को कुढ़ाने के लिए करती थी या उसके मन में पति के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए, ये तो वही जाने।
पर अनुपमा इस अनदेखी महिला के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। रेखा के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी, ठोस, ठंडी और पथरीली दीवार जिस पर वो मुट्ठियाँ पटकती रही, पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। पति पत्नी के अंतरंग संसार को नष्ट भ्रष्ट करता कोई तीसरा वहाँ पसर जाए, इससे पहले ही वो यहाँ आ पहुँची थी। उसे यहाँ आए हुए 8 दिन हो गए थे, पर वो पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी परेशानियों में उसने कभी दिलचस्पी ही नहीं ली थी। सभी कुछ रेखा कर रही थी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। रेखा कपड़े धो रही थी तो राज बाल्टी में से पानी निकालकर रेखा पर डालता जा रहा था और खिलखिलाता भी जा रहा था। आलोक मंत्र मुग्ध से पूरे दृश्य का आनंद ले रहे थे। बोले, कुछ ही दिनों में रेखा ने राज को अपने वश में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। आलोक तल्खी भरे स्वर में छिपे पत्नी के व्यंग को भली प्रकार से समझ गए थे। जब पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोधावेश में उसने रस्सी पर आलोक की कमीज फैलाते हुए रेखा के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दिया था। इस अप्रत्याशित व्यवहार से रेखा कांप कर रह गई थी। वो सोचने लगी थी कि न जाने क्या अपराध हो गया उससे। मालकिन के मन में उठ रहे अंतर्द्वंद से पूर्णतया अनभिज्ञ रेखा अंदर जाकर हैंगर उठा लाई और अनुपमा से बोली, बीबी जी, ये साहब की कमीज हैंगर पर फैला दीजिए। ईर्ष्या का नाग जैसे फन फैलाकर खड़ा हो गया। न जाने कितनी देर तक उसकी गिद्ध दृष्टि रेखा के शरीर पर रेंगती रही। फिर उसके हाथ से हैंगर लेकर अनुपमा ने जमीन पर पटक दिया। आलोक कुछ परेशान हो उठे थे। बोले, क्या बिगाड़ा है इस गरीब अबला ने तुम्हारा, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हो? तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है ये क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा? वो यूं अकस्मात उमड़ आए पत्नी प्रेम पर विस्मित रह गए थे। अनुपमा का तीव्र स्वर दोबारा सुनाई पड़ा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, रेखा की क्या ज़रूरत है यहाँ? उसकी आवाज़ में दाम्पत्य के दर्प भरे अधिकार का बोध था। तुम चली जाओगी फिर कौन संभालेगा ये घर? आलोक का स्वर कहीं दूर से आता हुआ लगा। मैं दीर्घावकाश लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस दिल्ली नहीं हो जाता, मैं और राज यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे करियर और राज के स्कूल का क्या होगा? फिर अपनी तरफ से सही निर्णयात्मक ढंग से बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं है। 3 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है। यही काम करने दो इसे, बेचारी तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा। बड़बड़ाती हुई पैर पटकती वो घर के अंदर चली गई थी। आलोक शायद सुन नहीं पाए थे या सुनकर भी अनसुना कर गए थे। कितनी हमदर्दी है रेखा से, अनुपमा बड़बड़ाती रही। उसके मन में शंका की लहरें फिर से हिलोरे लेने लगी कि कहीं उनके हृदय के साम्राज्य पर ये रेखा अपना आधिपत्य तो नहीं जमाती जा रही। संदेह के बीज ने उसे ऐसा कुंठित किया कि वो दिग्न भ्रमित हो उठी थी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में रेखा को पुकारा तो बेचारी काँप कर रह गई। हाथ में पकड़ा विदेशी कांच का ग्लास धम्म से जमीन पर गिरकर चटक गया। अब तो अनुपमा की पराकाष्ठा देखने के काबिल थी, जैसे बेचारी से ड्राइंग रूम का कोई कीमती फानूस टूट गया हो। रेखा की दबी सहमी सिसकियां सुनकर आलोक को ये समझते देर नहीं लगी थी कि वो आक्रोश अप्रोच रूप से उन पर ही बरसाया जा रहा है। रेखा की श्रद्धा और स्वामी भक्ति को उसने दैहिक संबंधों के पलड़े पर लापटका था। आत्मिक अनुभूतियों का मोल अनुपमा कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि ये अनुभूति चेष्टा करके नहीं लाई जा सकती। इनका संबंध मन की गहराई से होता है, तभी तो कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। आलोक ये सब जानते समझते थे। उसके बाद तो जैसे दोषारोपों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। इस घटना को घटे हफ्ता भर ही बीता था कि एक दिन जब आलोक ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी घर लौट आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। अनुपमा ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। राज सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि अनुपमा की सोने की चैन गुम हो गई थी। सुनकर वे हतप्रभ रह गए। अनुपमा को शक निश्चित रूप से रेखा पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता ही नहीं था।
उन्होंने लाख समझाना चाहा, उससे चैन ढूंढने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी थी। रेखा हर प्रकार से अपनी सफाई दे रही थी, पर उन्हें इस बात की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेरा फेरी नहीं की, वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, ये वो जानते थे। अपराधी के कटघरे में भया तो डरी सहमी सी रेखा के माथे पर उन्होंने ज्यों ही हाथ रखा, वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। साहब, आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मैं कैसे करूंगी। पर अनुपमा ने रेखा को जेल की चार दीवारियों में बंद करवा कर ही चैन की सांस ली। आँख की किरच आँख से निकली ही भली, पर वो शायद ये नहीं समझ पाई थी कि झूठे अहम और संदेह के पलीते से भरा ये ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया था। आलोक रेखा की जमानत करवाए थे, पर उन्होंने उसे फिर काम नहीं दिया था। उसके बाद वे अक्सर दौरे पर रहते, घर पर रहते भी तो उदास से बहुत कम बोलते थे। अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते, राज के साथ जरूर बोल बतिया लेते थे। उस विद्रोहिणी नारी ने उनका चैन लूट लिया था। उसका सानिध्य उन्हें वितृष्णा से भर देता था। रेखा के भूख से तड़पते बच्चे और अपाहिज पति की जब कभी कल्पना करते, मन दुखी हो उठता। उसे निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती। अनुपमा यूं लांछन लगाकर तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपमानित तो वो हुई ही, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। मन खिन्न हो उठा था। वे खुद भी तो छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। उनका अब घर पर जी नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उनका हर प्रयत्न अकारत सिद्ध होता। अब उनका मन बुरी तरह उचट गया था। एक रात आलोक दौरे पर गए थे। अनुपमा और राज बंगले में अकेले थे। अचानक बत्ती गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और उमस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर रूम में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। उसे लाकर वो ज्यों ही तिपाई पर रखने लगी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेज पोस्ट पर छलक गया और पलक झपकते ही आग ने मेज, पर्दों और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वो पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया। कृत्य अकृत्य के चक्रवात में फंसी अनुपमा को ये भी समझ नहीं आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर और दहशत से आवाज़ भी घुटकर रह गई थी। चीखती चिल्लाती भी तो उस नई अनजान जगह में उसकी चीखें दीवारों से ही टक्कर मारकर उसके कड़ पटल को भेज जाती। कौन आता उसकी सहायता करने? तभी उसने झोपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर आते देखा। उसने सोचा सभी रेखा के रिश्तेदार होंगे। आलोक की अनुपस्थिति में लूट खसोट करके घर का सामान ले जाएंगे और उसे और राज को मार भी डालेंगे। कलुषित मन और सोच भी क्या सकता था। घबराहट के मारे अनुपमा गस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे मालूम नहीं। आंख खुली तो वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। पास में बिस्तर पर राज लेटा था। सामने आलोक खड़े थे। उनके सामने रेखा सा परिवार खड़ी थी। उसके हाथों की ओर अनुपमा की नज़र चली गई। दोनों हाथों पर पट्टियां थी। पूरा चेहरा जगह जगह से झुलस गया था। उसने छीड़ स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आपको और राज को बचाने के प्रयास में इसके हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। समय पर अगर ये आपको न बचाती तो आपका बचना नामुमकिन था, डॉक्टर ने अनुपमा को बताया। तो एकाएक वो भयानक मंजर उसे याद हो आया था। बहुत देर तक वो रेखा को निहारती रही। पश्चाताप उसके आंसुओं की अविरल धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली थी, पर तब भी वो कुछ कह नहीं सकी थी। एक बार फिर अहम सामने आ गया। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद अनुपमा और राज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए थे। एक शाम आलोक के साथ सैर करते हुए वो रेखा की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी तो आलोक ने उसे रोका। उधर कहाँ जा रही हो? आज मत रोको मुझे, एक बार वहाँ जाकर प्रायश्चित कर लेने दो, कहकर वो आगे बढ़ी और रेखा की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। चिथड़ों में लिपटी रेखा के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दौड़कर उसने चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर अनुपमा का मन ग्लानि से भर उठा। वो मन ही मन में सोचने लगी कि ईर्ष्या और डाह की विशेष बेल बोकर कैसा बदला लिया था।
उस जैसी शिक्षित नारी ने उस गरीब से, उसके पास पति था, प्यारा बेटा था, ऐश्वर्य, समृद्धि, सभी कुछ तो था, खुद ही तो सहे समेट नहीं पाई इस सुख को, इसमें दूसरों का क्या दोष। गाज गिराई भी तो उस पर जिसने उसके पति की सेवा की। रेखा के साथ उसके पूरे परिवार को उसने परिहास की परिधि में घसीट लिया। रेखा को पास बुलाकर उसने उसे अपने पास बैठाया, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की तुमने। तुम वास्तव में ही महान हो रेखा। नहीं बीबी जी, मैं तो कुछ भी नहीं, महान तो बाबूजी हैं। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया, और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। रेखा फिर बोली, बीबी जी, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह से 4 पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा और बच्चों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब आप ही बताओ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस औरत पर क्या बीतती होगी। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैंने तो अपना भाई, पिता, सब कुछ इन्हें ही मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है, और फिर जब मेहनत करने के लिए ये 2 हाथ दिए हैं तो इंसान को कर्म करे ही क्यों। अनुपमा की नज़रों में रेखा बहुत ऊपर उठ गई थी, आसमान से भी ऊपर। आज रेखा के कथन ने उसे इस अवधारणा से मुक्त कर दिया था कि औरत और मर्द के बीच हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं, भावनाओं व संवेदनाओं का भी अपना स्थान है। आलोक कुछ कहना चाह ही रहे थे कि उसने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। रेखा को अगले दिन ही काम पर आने के लिए कहकर वो लौट आई थी। अब नई सुबह वो उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसमें संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।